सबने कंप्लीट किया यहाँ तक? टास्क दिया था मैंने कल एनिमल और प्लांट सेल्स को कंपैरेटिव वे में स्टडी करने के लिए। हैव यू कंप्लीटेड? एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़िया होमवर्क होमवर्क कर रहे हो तुम लोग को अच्छे से? आई एम फाइन बेटा। ये तो सुबह की स्टार्टिंग ही होती है आप लोगों के लेक्चर से, एंड टीचिंग इज माय फेवरेट टास्क। अभी मेरा बेटा सो रहा होता है और तब तक मेरी टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टॉक्सिक। व्हाट इज टॉक्सिक बेटा? किसी को भी कोई क्वेरी हो, फटाफट 5 मिनट का सेशन क्वेरी वाला रखते हैं हम लोग, जिसमें मैं कुछ पूछूंगी, तुम लोग कुछ पूछो। और किसी ने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट उन सारे टास्क को कंप्लीट करो। जितना जल्दी कंप्लीट करोगे बेटा उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और ये अभी आपको प्रिपरेशन है एक ऐसे, जैसे समझो जैसे ट्रांजिशन फेज होता है ना बेटा, ट्रांजिशन फेज कुछ बीच का। ठीक है? जैसे दिन है, रात है, बीच में एक इवनिंग वाला टाइम होता है, शाम का टाइम होता है। ठीक है? उस तरीके के आप ट्रांजिशन फेज में, यहाँ पे हमारा हमारा या किसी भी फैकल्टी का ये टारगेट ही नहीं है कि अभी तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। ठीक है? वी आर प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम 10th मोड टू कन्वर्ट अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। इससे बस मजे से पढ़ो, समझो, पढ़ो चीजों। दैट इज नथिंग लाइक कि आप इसको करो ही करो, लेकिन हाँ, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस। वेरी गुड। तो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, आजकल तो डिटॉक्स आपने सुना होगा कि आपको अपने बॉडी को भी डिटॉक्स करना चाहिए। इसमें एलोवेरा का जूस वीकली 2 टाइम्स लेना चाहिए। डाइट ऐसी रखनी चाहिए कि एक दिन आप फाइब्रस हेल्दी फाइबर रिच डाइट लें, तो उससे क्या होता है एक दिन आप फास्ट रखें। इन सारे प्रोसेस से बॉडी डिटॉक्स होती है। मीन्स बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीजें, जो हार्मफुल चीजें एक्यूमुलेट हो गई होंगी, एक्यूमुलेट हो गई होंगी, उन पे उस दिन बॉडी वर्क करे। एक्चुअली देखो अभी ये सब चीजें बहुत ऐसे हैं, बट हम शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे जस्ट सपोज कि एक गार्बेज इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्यों? और उसको आप डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो, तो वो धीरे धीरे वहां पे माइक्रोब्स और चीजें, कंटामिनेशन, अनहेल्दी सा अनहाइजेनिक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी तरीके से बॉडी भी है बेटा। अपने अपनी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे काम की चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई कर। ये बेचारा लीवर अपना ये काम करता है बहुत भयंकर तरीके से। डू क्रिस्टी ऑल्सो परफॉर्म एटीपी फॉर्मेशन? क्रिस्टी, क्रिस्टी इज, यू नो, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? रिएक्शंस होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एंड एटीपी फॉर्मेशन बेसिकली, मैं अब तुम्हें एकदम शॉर्ट में बताऊं, एटीपी फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोसेस नोन एज केमी ऑस्मोटिक्स, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नोट डाउन करना, बस समझने के लिए बता रही हूँ। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक वे में जो सिंथेसिस होता है, उसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन सबने सुन रखा है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सबने सुन रखा है ना? यस और नो? वेरी गुड।
उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन, उसी तरीके से क्या, वही हाइड्रोजन आयन है, कोई डुप्लीकेट नहीं है उसका। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस, वही H प्लस आयन। अभी आपको मैंने एक कॉमन सा व्यू तो दे ही दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन होता है। लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट यूजिंग एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट आप उसको बोलते हो। ठीक है। अगर कहीं पे हाई कंसेंट्रेशन है, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग प्रेशर। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या है, केमी ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, वो होता है H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन से। अब आपको मैं बता दूं, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी पोलराइज्ड होती है, चार्ज होती है। अगर इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है तो इस साइड निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट, और यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस चलता है, जो बैलेंस कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। लिविंग सिस्टम में देयर इज नथिंग लाइक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब डेड, डेड बॉडी, नथिंग एल्स। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एक डिफरेंस रहेगा, और वही डिफरेंस ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो अभी केमियोस्मोटिक थ्योरी में क्या होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस याद है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, कुछ नहीं समझ में आया तो बताना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। इनर मेम्ब्रेन की ही फोल्ड से बन रही है क्रिस्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रिस्टी, इस क्रिस्टी पे हैं ऑक्सीसोम्स, इस इस क्रिस्टी पे आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। इस क्रिस्टी पे आप कुछ नहीं, अभी डिटेल में नहीं जाओ तो इतना समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जिसमें आप मैट्रिक्स से फॉर्म हुए मॉलिक्यूल्स, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालने जा रहे हो, और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा उसको एडीपी आके बाइंड करके एक रिएक्शन होता है बेटा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, एडीपी प्लस पीआई रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक, इस रिएक्शन के लिए H प्लस कंसेंट्रेशन का वेरिएशन जरूरी है, एंड दैट H प्लस कंसेंट्रेशन हाई शुड बी इन, हाई शुड बी इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे हाई रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा, तो हाई टू लो, अगेन ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन। दिस इज लाइक, आपने टग ऑफ वॉर गेम सुना है, टग ऑफ वॉर, दो टीम होती है, ठीक है, इधर इनकी सेना है, इधर इनकी सेना है, सबने सुना हुआ है ये गेम। हम तो हिंदी में रस्सा खींची तानी क्या क्या बोलते थे हम लोग छोटे पे इसको। अब इसका थोड़ा मॉडर्न नेम सुनने में आता है, टग ऑफ। क्या, तो टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, दो टीमें पुल कर रही हैं। अगर आप ऐसे देखते रहो, ये दोनों टीमें अगर इक्विवेलेंट होंगी, पावर में इक्विवेलेंट हो, तो आपको ये लगेगा कि दोनों रस्सी लेके बढ़िया खड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं और पब्लिक को बोर कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई बदमाश बच्चा यहाँ से उठ के गया टीम में से नहीं, सॉरी, पब्लिक में से, और कैंची से उसने ये कट किया, देन यू फील कि इस रस्सी में, इस रोप में, इस जो टग ऑफ वॉर के लिए रोप यूज हो रही थी, उसके अंदर क्या पावर थी, क्लियर, क्या एनर्जी थी। ये टीम इधर गिरेगी, ये टीम इधर गिरेगी, सिंपल फिजिक्स है, कुछ नहीं है, फोर्स है। क्लियर, समझ में आया। उसी तरीके से जब तक ये आपका पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे लगेगा कि कोई फंक्शन चल नहीं रहा, बट जैसे ही एक, जैसे कहते हैं ना, कुकर का प्रेशर बना, कुकर में सीटी आती है, ठीक है, सीटी आती है, प्रेशर रिलीज होता है, सेम वे में जैसे ही H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एक मूव करेगा, और उसके बाद ये उसको विसल की तरह जगह मिलेगी, इस तरीके के नंबर्स ऑफ चैनल प्रेजेंट होते हैं, जहां से H प्लस आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो एनर्जी वाला किस्सा मैंने आपको बताया, इसी तरीके से वहां पे हाई एनर्जी रिलीज होगी, जिसको ट्रैप करेगा एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। और एटीपी इज नथिंग बेटा, एटीपी मतलब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। अब बताओ, क्वेश्चन पूछा था तुमने छोटा सा कि क्रिस्टी इन्वॉल्व होगी क्या?
मैम ने इतना एक्सप्लेन कर दिया, वो समझने के लिए। तो क्रिस्टी इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई? हुई, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना था H प्लस आयन का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स। और यहाँ पे जो केमिकल ऑस्मोसिस हो रही है, जो H प्लस ट्रेवल कर रहा है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी सिंथेस चैनल होता है बेटा, उसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ, उसी प्रोसेस को पूरा बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। पढ़ाएंगे ये सब डिटेल में जब आ जाओगे, पूरा रंग जाओगे बायोलॉजी के रंग में। चलो इसको डिलीट करते हैं। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? मुझे पढ़ाने की जरूरत है अभी क्या, एनिमल और प्लांट सेल? सभी रिप्लाई करो। प्रणव, आर्या, आर्यन, एकता, ईरा, गौरव, हर्ष, हर्षिता, जेहाना। हर्षिता तो मुझसे पढ़ी हुई हो लाइव में ना, 1 to 1। जेहाना, किरण, मुनीत, नेहल, नीतीश, दीप्ति, रमेश। रमेश बेटा समझ में आया? प्रकृति, रोहन, रुद्र। रमेश आपने होमवर्क सेंड किया था मुझे? हाँ, कल देखा मैंने होमवर्क तो अच्छा लगा मैं। चलो आगे बढ़े। रमेश रिप्लाई करो बेटा, समझ में आ रहा है सब? तो नीड नहीं है, मैं ये मान लू नीड नहीं है, यहाँ से सबका सब कुछ कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। इमेजेस क्लियर है? छोटी क्लास में भी यही इमेज देखा होगा। वेरी गुड बेटा, पढ़ते रहो। ठीक है, छोटी क्लास में भी ये इमेज देखा होगा। एक बार फटाफट हम रिकॉल करा देते हैं। चलो आउटर टू इनर देखते हैं ना बेटा। सेल वॉल, सेल वॉल है मतलब ये, इसकी दो पॉसिबिलिटी है। अगर यूकैरियोटिक बात हो रही है तो दो पॉसिबिलिटी है, एदर इट इज प्लांट और इट इज फंजाई। है ये प्लांट, मैं बता रही हूँ। अगर सिर्फ सेल वॉल पे आप फोकस करोगे तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी इन यूकैरियोटिक, इज इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी अ फंजाई। फिर फंगल सेल हो सकती है या प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल नहीं हो सकता, वो पूरी तरीके से प्रोसेस ऑप्शन खत्म है। दूसरा, मिडिल लैब, सीमेंटिंग लेयर। इसका मतलब ये सेल 1 की वॉल है एंड ये सेल 2 की सेल वॉल है, दोनों के बीच में मिडिल लैब। क्लियर? फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल is the product of cytoplasm, is transported from cell membrane and deposited on the cell membrane. क्लियर? इसलिए ओल्ड सेल वॉल हमेशा बाहर की तरफ होगी एंड नई नई सेल वॉल फॉर्म हुई हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। फिर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर में आ जाएगा सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा चलो सेंट्रल वैक्यूल से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताती हूँ। कल लास्ट क्लास में था और तुम्हारा कंटेंट और एक्चुअल कंटेंट में थोड़ा फर्क है, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं। फिर क्या है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के पास में होगा, राइबोसोम सरफेस पे अटैच्ड होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा, किसी को याद है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा आर द कनेक्शंस। ठीक है, आप इनको कोर की तरह, स्लिट की तरह समझो, कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल। देन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म फ्लूइड हो गया, टोनोप्लास्ट सेल वैक्यूल हो गया। अब आपको मैं यहाँ पे बेटा, ER कैन पास थ्रू इट टू अनदर सेल। यस बेटा, ER पास हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पास हो सकते हैं, गोल्जी से सिक्रेटेड वेसाइकल्स पास हो सकते हैं, न्यूक्लियस नहीं जा सकता है। बाकी आप बहुत सी चीजें यहाँ से ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। सेंट्रल वैक्यूल नहीं जाएगा, न्यूक्लियस नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इस तरीके के बड़े बड़े जो आपके
सेंट्रल आपके एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर है ना, वो नहीं ट्रैवल करेंगे। बाकी थ्रेड, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बने हुए आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, अर्गास्टिक बॉडीज बताए, वो सब जो इसके पोर के साइज में फिट हो जाएगी, जस्ट लाइक सेल वॉल की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ से पास उसको पैसेज मिल रहा है, पासेज मिल, ठीक है। इस पैसेज से साइज के अकॉर्डिंग, अब इससे बड़ा स्ट्रक्चर नहीं जा सकता, इसलिए न्यूक्लियस नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाएगा, ठीक है, प्लास्टिड नहीं मूव कर सकता है। बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब यहाँ से वहां ट्रेवल कर सकते, और इससे ही कनेक्शन, इसी से कोऑर्डिनेटेड वे में जो फंक्शन होता है ना, जब आप टिश्यू बोलते हैं तो एक सेल वहां पे फंक्शन नहीं करती, आज वही स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते, वो कोऑर्डिनेशन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बनेगा, प्लांट सेल। और गैप जंक्शंस होते हैं एनिमल से, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बता रही हूँ चीजें, ध्यान रखना। कल बात आई थी वैक्यूल की, और तुम में से ही किसी ने मुझे टोका भी था कि मैम वो सिंगल मेम्ब्रेन लिखा है और हम नॉन मेम्ब्रेनस पढ़ रहे हैं। वो बात एकदम करेक्ट थी बेटा। मैं उस वक्त इसलिए सोची कि ये कंटेंट के अकॉर्डिंग अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, इसलिए मैंने बोला कि हाँ दैट इज करेक्ट। बट वैक्यूल के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे फेसेस हैं। दैट इज नॉट कि एकदम आप ऐसे इसको वैक्यूल बोल रहे हो तो इस ये भी वैक्यूल है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा है वो भी वैक्यूल है। क्लियर? वैक्यूल इज व्हाट? तुम्हें सिंपली ये समझना है कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, वो सारा स्ट्रक्चर वैक्यूल में आ जाता है। क्लियर? जैसे जैसे कल आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट इज गोल्जी वैक्यूल। गोल्जी से निकले हुए वेसाइकल, अगर एक सराउंड स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अगेन इट कॉल्ड वैक्यूल। तो हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि वैक्यूल आर द स्ट्रक्चर जिसको आप बहुत वेरिएशंस में यूज करते हो, वेसाइकल्स के लिए भी आप वैक्यूल यूज करते हो। बट मेन थिंग इज दैट कि इस वैक्यूल के अंदर ये आपकी फिजिकल बेसिस वाली चीज नहीं होगी, यहाँ कोई रिएक्शंस या यहाँ पे कोई मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम केसेस में नहीं चलेगी। अब अगर कोई बुक आपको कहती है कि लाइसोसोमल वैक्यूम, देखो ये बहुत ब्रॉड रेंज है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रही थी कल, लेकिन आज बिना पढ़ाए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं तुम्हें एक जनरल बता दे। लाइसोसोमल वैक्यूल है तो यहाँ तो रिएक्शन चलेगा ना, तुम सबने पढ़ लिया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इसके पास, तो यहाँ तो रिएक्शन चलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी रेजिडुअल ऑटोफेजिक लाइसोसोम हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे आपके नोट्स में टोनोप्लास्ट वर्ड आया, टोनोप्लास्ट वर्ड आया था, अगर आप उस वैक्यूल की बात कर रहे हो तो वो वैक्यूल बेटा ऑब्वियसली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये जो आपके बुक में एक अर्गास्टिक बॉडी दिया है ना, दैट इज एक्चुअली नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। इसको अगर हम शॉर्ट में बोले तो ऐसा कंटेंट जो स्टोर किया है, स्टार्च स्टोर है, ओके अर्गास्टिक बॉडी, ऑयल स्टोरेज है, अर्गास्टिक बॉडी, प्रोटीन स्टोरेज है, अर्गास्टिक बॉडी, स्टोर है, कुछ भी स्टोर है लेकिन रिएक्ट नहीं हो रहा, दैट इज अर्गास्टिक बॉडी, सिंपल। लेकिन जब वो वैक्यूल लिख के और अंदर सेंट्रल वैक्यूल के स्ट्रक्चर दे रहा है, समझना हम क्या बता, सेंट्रल वैक्यूल इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर एज अ ऑर्गेस्टिक बॉडी, क्योंकि मैंने बताया उसके अंदर है सेल सैप, इसलिए आपकी बुक में उसको यहाँ पे रख दिया, ये बहुत गलत नहीं किया है उसने, सेल सैप में रख दिया। लेकिन जो मेम्ब्रेन वाली बात है ना, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे हो, जब आप प्रॉपर एक स्टोरेज वैक्यूल ना छोड़ के कोई भी वैक्यूल की बात करोगे तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में चला जाएगा। और उसकी मेम्ब्रेन भी एज जहां पे भी आप मेम्ब्रेन की बात करते हो, दिस इज अगेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो बेटा थोड़ा सा अपना नॉलेज वाइज इसको ध्यान में रख लेना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन का इन्होंने नाम दिया है कि टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन, तो दैट इज करेक्ट, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में होना चाहिए। अर्गास्टिक बॉडी में क्यों आया? क्योंकि ये नॉन लिविंग कंटेंट है, इट स्टोर्स वाटर प्लस मिनरल्स, मतलब वाटर 90
परसेंट से ऊपर इसमें वाटर होता है, प्लस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट्स कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ स्टोर कर रहा है। जैसे मैं आपको बढ़ाऊंगी जब, तो मैं गार्ड सेल की फंक्शनिंग बताऊंगी, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे आपको कि उसमें सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन रोल प्ले करता है। समझ गया बेटा? तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने कल इस चीज को नहीं बोला था। बट आप ध्यान रखना कि जब आप टोनोप्लास्ट की बात करते हो तो टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और वो वैक्यूल आपकी सिंगल मेम्ब्रेन कैटेगरी में आ जाती है। जब आप एर्गास्टिक बॉडी बोलते हो तो एर्गास्टिक बॉडी इज रिलेटेड टू, एर्गास्टिक मीन्स ही होता है कि नॉन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट के लिए एक टर्म यूज कर लो, बायोप्लास्ट। ये टर्म भी बताना, शायद मैंने बताया नहीं था, बायोप्लास्ट जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है। तो एर्गास्टिक बॉडी इज बेसिकली, हम कहें तो केमोप्लास्ट, ये मैंने बनाया अभी वर्ड, ऐसा पता नहीं कहीं पे मेंशन करेगा या नहीं करेगा। दिस इज प्लाज्मा विद केमिकल वन, लाइफ नहीं है इसमें, इसमें रिएक्शंस नहीं। अभी समझ में आया बेटा कुछ जो हम डिफरेंस बता रहे हैं? तो आप जब सेंट्रल वैक्यूल देखो, यहाँ पे इसलिए सेंट्रल वैक्यूल का नाम नहीं दिया है, लेकिन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल की जो सेंट्रल वैक्यूल होती है उसकी मेम्ब्रेन है। और जब आप सेंट्रल वैक्यूल बोल रहे हो तो सेंट्रल वैक्यूल कभी भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन आप स्टार्च वैक्यूल बोलो, स्टार्च वैक्यूल, तो वो आपका कहाँ आ जाएगा, एर्गास्टिक बॉडी, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम इसको तुम्हें बोले तो आप एर्गास्टिक, एर्गास्टिक बॉडीज which having non protoplasmic substance inside the cell। मेरी दुविधा समझना बेटा, मैं आपको भी इस लेवल पे हर चीज नहीं बता सकती हूँ, और आपको भी समझना चाहिए कई चीजें आप धीरे धीरे, आप भी देखोगे 6 क्लास से अभी तक आपने उसको अलग अलग डिवाइड कर, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, कभी मैं अपने बेटे को कोई चीज छोटे क्लास का पढ़ते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये क्या लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा छोटा है तो ऐसा हो सकता है, ब्रॉडर कैटेगरी। तो दिस इज लाइक ब्रॉडर कैटेगरी, बट यहाँ पे बस ये वाला लाइन नहीं होना चाहिए, सिंगल मेम्ब्रेन वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस इनसाइड द सेल उसको बोलेंगे एर्गास्टिक सब्सटेंस, और ऐसी बॉडी जो एर्गास्टिक सब्सटेंस को कैरी की हुई है वो हो जाएंगे एर्गास्टिक बॉडीज, क्लियर। इसमें अलग अलग बहुत सारे आ जाता है, जैसे आप प्लांट में जाओगे ना, तो प्लांट में एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी मीन्स दोबारा से मेटाबॉलिज्म हुआ है और कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बने जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे तो मैं डिलीट कर रही हूँ ना, सब नोट डाउन कर लेना, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस इनसाइड द सेल is known as ergastic substance and the bodies contained and ergastic substance is known as ergastic body, ठीक है। अभी मैं क्या बता रही थी, भूल गई, फटाफट याद दिलाओ तो क्या बता रही थी अभी, क्या बोल रहे थे? ओ, बच्चे पार्टी, कोई ध्यान से सुन रहा था तो बताओ क्या बता रही थी। क्या बता रहे थे? हाँ, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, थैंक यू सो मच, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, अब हम तुमको बहुत शॉर्ट में बताते हैं बेटा। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म मतलब दोबारा मेटाबॉलिज्म हो रही है और कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन हो, क्लियर। अब हम तुम्हें जनरल एक एग्जांपल देते हैं डेली लाइफ का। तुम रबड़, सबने इरेजर यूज कर रखा है, इरेजर, कॉफी, चाय, ठीक है, टी,
कैफीन वगैरह जो भी आप बोल लो, गम, रेजिन अगर सुना हो तो रेजिन, ठीक है, ये कोटिंग वगैरह करने में यूज होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मटेरियल है बेटा जो प्लांट सिंथेसाइज तो कर रहा है लेकिन प्लांट के यूज का नहीं है। ठीक है, गोंद अगर आपने देखा, कॉफी तो सब लोग, कॉफी से तो भी आप ऐसे एकदम मतलब सबने देखा है, नेस्कैफे सुना होगा। तो कॉफी चाय ये सब ऐसी चीजें है कि ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो खुद कॉफी नहीं पीता है, यूज नहीं करता है। तो ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो वो खुद यूज नहीं करता है उसको वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा बेटा। ठीक है, और हम ह्यूमन है बहुत सेल्फिश, हम ह्यूमन है बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, धरती पे हम सबसे ज्यादा सेल्फिश में आते हैं। हमने क्या किया कि इनके स्टोरेज, ये काम का तो नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिज्म होती है एनर्जी लगती है बेटा, प्रोसेस होता है, पाथवे होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्लांट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट इनका क्या कोई परसेंट या कुछ भी यूज करता है? तो नहीं, वो मिल रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च। लेकिन हम ह्यूमन बींग उसको यूज करके, अगर हमको नींद भगा लिया, हमें अच्छा लगा, टेस्ट लगा, तो हमने कॉफी बना ली, ठीक है, हम उससे एडिशिव मटेरियल बना रहे हैं, हम उससे पॉलिशिंग मटेरियल बना रहे हैं, हम उससे अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रियल कमर्शियल चीजें यूज कर रहे हैं। बट जब वो प्लांट में सिंथेसाइज होगा तो वो हमेशा स्टोर होगा, और वो पूरे स्टोरेज आप समझ लो कि वो नॉन लिविंग कंटेंट के एर्गास्टिक बॉडीज हो। ठीक है बच्चों, अब हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई थिंक काफी अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क करके ध्यान में रखें, और इसका नाम भी लिखना सेंट्रल वैक्यूल, जो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाइड करता है, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, मेन डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में होता है, यहाँ पेरीफेरी में होता है, क्लियर? यहाँ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो सेंट्रोस्फीयर क्या था, अगर इस सेंट्रियोल की बाउंड्री बना दो कि इस बाउंड्री में ये बॉडी नहीं मूव करके जाएगी, ये बॉडी नहीं मूव कर सकती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर नहीं आ सकता, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ नहीं आ सकते, समझना बच्चा, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ नहीं आ सकते, ये ईआर इधर नहीं आ सकता, तो इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ हूँ, मेरे इस दायरे में कोई नहीं आएगा। और अंदर क्या है, 90 डिग्री पे देखो आपको सेंट्रियोल दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। सेंट्रियोल के अरेंजमेंट पे पूछे जाते हैं वो सब है, डिटेल वाली बात, ठीक है। तो ये लिविंग सॉरी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेंट्रियोल अब्सेंट इन, मेनली अब्सेंट इन प्लांट, कुछ प्लांट सेल्स में रिपोर्टेड है। चलो बाकी प्लास्टिड तो आपको पता है कि यहाँ पे होते हैं, और आप सब कंपैरेटिव स्टडी कर लिए हो, अगर फिर भी किसी को कोई इश्यू रहे तो आप पूछना, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कोर्स करते हैं। और अदरवाइज दो, आई थिंक 1 वीक, डेढ़ हफ्ते की क्लास और होगी आपकी, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेरे से लेके जाओ, ताकि आप कहीं पे भी रहो अच्छे से पढ़ सको, उस बेस पे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो सके। नाउ कम टू द टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट एकदम सिंगल लाइन रिप्लाई, व्हाट इज टिश्यू? तुम लोग क्या समझते हो कि टिश्यू क्या है? सेकेंड, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सुबह, अच्छा मैं पढ़ा रही थी वो तो नहीं याद, करेक्ट, फिर भूल गई। ऑफ सेल्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, पार्ट ऑफ प्लांट, जरूरी नहीं बेटा एनिमल, फंजाई, कहीं पे भी टिश्यू हो सकता, ग्रुप ऑफ सिमिलर cells which perform certain work there, can say group of cells perform a specific function, part of living organism, okay, correct, correct, ठीक है, सभी 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 चीजें करेक्ट कह रहे हो, सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज होमोजेनस टिश्यू एंड हेट्रोजेनस, जब सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आ जाएंगे तो होमोजेनस, जब डिफरेंट आ जाएंगे तो हेट्रोजेनस। जैसे जस्ट सपोज बेटा, अब थोड़ा सा यार बेटा देखो, मैं एग्जांपल बहुत देती हूँ और अपने सराउंडिंग से उठा उठा के देती हूँ, और इंस्टेंट जो आ जाता है वही दे देती हूँ, ऐसा नहीं कि बना के बैठी हूँ। तो सिंपल सी बात, तुम आए कैप्सन में, कैप्सन में अभी तुम लोग क्या हो, हेट्रोजिनस टिश्यू की तरह बैठे हुए हो, क्लियर, सिंगल सिंगल सेल हो, क्लियर।
लेकिन जब पढ़ रहे हो आपस में कुछ डिस्कस करते होगे, कुछ दोस्त भी होगे, कुछ ऑलरेडी टेंथ में भी साथ रहे होगे, तो कुछ डिस्कस करते होगे। तो यू आर वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन एंड एज अ इंडिविजुअल फंक्शन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू। ठीक है, अब देखो, जब तक तुम टेंथ में थे तुम दोनों तुम लोग जो भी ग्रुप हो वो उसमें, अभी हम ब्रॉडली बात करते हैं, करियर और भी कुछ हो सकता है, मैथ्स एंड बायो वाले ऑप्शन में आते हैं। तो आप हेट्रोजिनस वर्क कर रहे हो, क्लियर? You are having math cells, you are having biology cells, you are behaving like a heterogeneous tissue. बट भाई जरूरी तो है, मैथ्स वाले से बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बायो वाले के कॉन्सेप्ट मैथ्स वालों को इंटरेस्ट आता है कभी कभी, को जब कुछ ऐसा जानना होता है और नींद नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, वो भी आते हैं मेरे पास, मैम ये वाला पोर्शन दर्द कर रहा है, मैम क्या है, मैम इन सब में क्या प्रॉब्लम है, मैम किडनी किधर होती है, मैम लंग्स किधर, अच्छा अपना लार्जेस्ट ऑर्गन, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आता है मैम के पास ये सब क्वेरीज लेके, क्योंकि यू नो कि ये सब जनरल चीज है। ऐसा नहीं है कि बायो में इतना भी बायो नहीं आएगा तो आप, और इतना बायो आ गया तो आपकी मैथ से कोई धोखा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यू आर बिहेविंग लाइक अ हेट्रोजिनस टिश्यू बेटा। ठीक है, एंड जब आधे बच्चे हमारे या जितने भी बच्चे आगे बायोलॉजी में, और ये सब अब बायोलॉजी के ओरिएंटेड वर्क कर रही हैं, तो ये कैसा हो गया, होमो, अब यहाँ मिक्सिंग नहीं है, ये क्लियर हो गया कि ये आगे जाके बायोलॉजी में अपना, बायो फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो होमोजेनस है। कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन क्या हुआ, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपके फ्रेंड की फिजिक्स अच्छी है, एक फ्रेंड के बायोलॉजी के टर्म्स अच्छे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, बायोलॉजी की थ्योरी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही मैडम टर्मिनोलॉजी देती है ना तो आपको अजीब सा बर्डन फील हो, तो आप क्या करोगे, जिसको अच्छा लगता है उससे कोऑर्डिनेट किया, उससे थोड़ा सा डिस्कस किया, हेल्दी डिस्कशन हमेशा चीजों को माइंड में परमानेंट सेट कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप बना लेना, दोस्त बना लेना, दोस्त वो दोस्त जो आपको हेल्प करे, तो ये फंक्शनैलिटी आपकी बढ़ जाए। और ये थ्योरी है, ये लॉज हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपका ग्रुप आपको आपकी फंक्शन को, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा लेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक ने एक पढ़ा, एक ने एक पढ़ा, दोनों मिले और दोनों ने 2 घंटे का डिस्कशन किया और दोनों ने लास्टली दोनों चैप्टर तैयार करके अपने अपने घर निकले, इट विल वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है इन सब चीजों से। तो वो कैसे तैयार किए, कोऑर्डिनेटेड वे में, अगर उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कैसे वो फंक्शन कर जाए। फिर वो धीरे धीरे एक अपना एक चैप्टर पढ़ेगा, एक एक ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं छुपा छुपा के पढ़ने का। ठीक है, हमारा कंपटीशन इस क्लास में है ही नहीं, हम तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो गए, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, व्हाट इज इन दिस कॉन्टेस्ट की छुपा छुपा के पढ़े, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना आप कोऑर्डिनेटेड वे में रहोगे, उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना आप 24 आवर्स में इंगेज रहोगे टुवर्ड्स योर स्टडी। तो इसी तरीके से सेल, अगर आप मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हो, अब आ जाओ थ्योरी पे आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, क्योंकि यूनिसेलुलर में आपको पता है वहां सिंगल सेल सारी चीजें कर रही है तो उसको नीड नहीं है टिश्यू। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप लिविंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखते हो, क्लासिफिकेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखते हो, तो सेल सेल मिल जाएंगी तभी आपका टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का पढ़ते हो तो पहला स्टार्ट होता है सेलुलर, देन आता है टिश्यू, क्यों, देन आता है आपका टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले भी बता चुके हैं इसलिए अभी सब नहीं लिख रहे। तो अब ये टिश्यू वाले सिस्टम पे बात हो रहा है, मतलब एक चीज तो गई कि वो यूनिसेलुलर नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब मल्टी सेलुलर है, सेलुलर ग्रेड में क्या होगा, सेलुलर ग्रेड इज ग्रुप ऑफ सेल, ये मल्टी सेलुलर की बात है, यूनिसेलुलर नहीं हो सकता लेकिन सेलुलर हो सकता है। मतलब कई सारी सेल आपस में मिल गई हैं, एक ने कहा मैं खाना बनाऊंगा, एक ने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, एक ने बोला है कि मैं सामान लाऊंगा, एक ने बोला है कि मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब चलो सेल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करूंगा, एक ने कहा मैं गैमेट फॉर्मेशन कर दूंगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करूंगा, एक ने कहा कि मैं तुम्हारे वेस्टेज रिलीज कर दूंगी।
ये सब मिलके एक साथ रहने लगे, जैसे पोरीफेरा अगर आपने नाम सुना हो, क्लियर, साइकॉन, पोरीफेरा, ये स्ट्रक्चर क्या हो गए, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स हैं, अपना अपना काम कर रही, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग फॉर अ सिंगल पर्सन पर्पस, क्लियर, सिंगल फंक्शन के लिए वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कैसा होगा, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन इन सेलुलर ऑर्गेनिज in unicellular organism a single cell, वही लाइन लिखी हुई है, परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज। अब वाइटल एक्टिविटीज क्या होता है, इसेंशियल एक्टिविटी, जिनके बिना चल नहीं सकता है काम, क्लियर, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट एक लिविंग है तो वो ये सारे प्रोसेस कर रहा हो, उन्हीं को कहते हैं वाइटल, वाइटल एक्टिविटीज, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब काम एक सेल से चल रहा है, इसलिए उसको टिश्यू की कोई नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टी सेलुलर है, specialized functions are performed by a different group of cells. Specialized functions are performed by a different group of cells. Very important. Possessing a well-developed division of labor. काम को डिवाइड किया जाएगा। देखो, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें डॉक्टर वाले फील्ड में ले जाके कंपेयर कराती हूँ। अगर आप एक ऑपरेशन, आप बड़े डॉक्टर बन चुके हो और आप एक ऑपरेशन थिएटर में हो, ठीक है, और बहुत बड़े वाले डॉक्टर है, तो आप उसको उसकी सारी केस स्टडी, सारे पैरामीटर करके आपके पास फाइल आएगी, आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा एंड आप उस जगह पहुंचोगे। और बड़े डॉक्टर किसी एक हॉस्पिटल से जुड़े हुए नहीं होते, जैसे जो सपोज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के डॉक्टर्स का ग्रुप है, ठीक है, वो रोज रोज ऑपरेशन नहीं करता है, वो डॉक्टर आराम से जब उसकी ड्यूटी लगेगी और वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी घूम के जहाँ पे नीड होगा अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी उसको कॉल किया जाए, ठीक है। तो उसकी एक पूरी टीम होगी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रोल प्ले करेगी। अब देखो वहां डिवीजन ऑफ लेबर कितना है, हर जगह हर लेवल पे है, तुम घर में सिंपल कुकिंग से लेके घर को समेटने कहीं पे भी देख सकते हो एक डिवीजन ऑफ लेबर है, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी। तो वो डॉक्टर गया तो उस दिन सारी प्रिपरेशन होगी, पेशेंट होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करके डोनर डोनर ने दे दिया होगा तो उस ऑर्गन को स्टोरेज किया गया होगा, ठीक है। पेशेंट की पूरी उस दिन की कंडीशन, बीपी वगैरह सारा कुछ मॉनिटर करके नर्स ने, वहां के स्टाफ डॉक्टर ने, सबने वहां की चीजें अपने अपने लेवल पे कर रखी होगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा एंड फाइनली वो डॉक्टर आएगा, उसकी टीम आएगी और वो ऑपरेट करेगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की और चली जाएगी। अब पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन देखने के लिए फिर से वहां की लोकल टीम, डॉक्टर की जो टीम होगी वो इस डॉक्टर के गाइडेंस में उसको रोल प्ले करेगा। तो यू कैन रिलेट कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन जरूरी था। वहां पे एक वार्ड बॉय की भी नीड थी, वहां पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो क्लीनिंग स्टाफ है उसकी भी नीड थी, बड़े डॉक्टर की भी नीड थी, छोटे डॉक्टर की भी नीड है, जो ऑपरेशन के बाद ध्यान रखे वैसे डॉक्टर्स की भी नीड है, उस बंदे की फैमिली की भी नीड है, सब कुछ है, ठीक है। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वही हो गया, एक फंक्शन हुआ लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर। उसी तरीके से कई सारे फंक्शन हो रहे हैं और डिवीजन ऑफ लेबर दिया गया है कई ग्रुप को, कई टिश्यूज को, ठीक है। जैसे लंग्स के टिश्यू, लंग्स वाले ब्रीदिंग में रोल प्ले करेंगे, वो हार्ट हार्ट का काम नहीं कर रहे हैं, वो पंपिंग का काम नहीं कर रहे हैं। लंग्स में भी अगर ब्लड आ रहा है तो वो हार्ट की पंपिंग से आ रहा है, ना कि लंग्स अपने ब्लड को पंप कर रहा है, समझना मेरी बात। तो एवरीथिंग इज वेरी स्पेसिफिक, जो मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताया था, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। Different group of cells possessing a well-developed division of labor to provide highest possible efficiency, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। अगर उस डॉक्टर के पास वो छोटी वाली टीम नहीं होती ना तो ये एफिशिएंसी नहीं आ सकती। एंड जस्ट सपोज वहां पे कोई टेक्निकल एरर आ जाए,
वहां कोई टेक्निकल एरर आ जाए, कोई मशीन ही काम करना बंद कर दे, भाई ये बड़ा डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता अगर वहां टेक्निकल टेक्नीशियन नहीं होगा जो उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर ले, सारा प्लान फेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें एक लाइफ सेविंग एग्जांपल से, कि आप एक हाई लेवल के डॉक्टर एंड एक हाई लेवल का ऑपरेशन, आपका अपॉइंटमेंट, आपका जाना, लेकिन दैट आपका जाना इज नॉट श्योरिटी। आप 100% गारंटी नहीं दे सकते हो कि आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हो वो आप अकेले दम पे बेस्ट परफॉर्म करके आ जाओ। तो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी कैसे हुई? पर्टिकुलर फंक्शन की कोऑर्डिनेटेड वे में। समझ में आया सबको? समझ में आया? यस और नो? वाई और एन फटाफट लिखो। टाइम हो गया 8:43। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनो आगे। As blood flows from transportation of oxygen, CO2, food, hormones, and waste material, muscle cells are involved in movement. Extra so cells make a group called tissue. Clear? अब ये जो ब्लड हो गया बेटा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, देखेंगे वहां पे जब एनिमल टिश्यू का लेंगे, पहले हम प्लांट टिश्यू का लेंगे एंड देन एनिमल टिश्यू। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बेटा फास्ट फास्ट लेक्चर लेंगे, और आपको कवर कराने के लिए हो सकता है मैं ऐसे लाइन बाय लाइन ना पढ़ूं, तो आप नोट्स पढ़िएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। मेक अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। अब देखो यहाँ पे जो ब्लड को ले लिया गया, ब्लड, ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सेंटर में रख दिया मैंने इसको। अब मैं कह रही हूँ कि ये भाई किसी बंदे का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस बंदे ने ब्रीदिंग की, मतलब रेस्पायरेशन किया, सांस लिया और सांस बाहर दिया, क्लियर? इस बंदे ने फूड इनगल्प किया, डाइजेशन किया, इस बंदे ने, इस बंदे के बॉडी में हार्मोन के फॉर्मेशन हुए, मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम वर्क किया, इस बंदे के मेटाबॉलिक वेस्टेज भी फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। नाउ रिलेटेड विद, ये सारे सिस्टम, ये सिस्टम है, क्लियर? ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में 11 टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, 11 टाइप्स, ठीक? अब ये ब्रीदिंग करके अगर जो भी CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, डायरेक्ट सेल को नहीं दे सकता, लंग्स हर सेल तक नहीं पहुंचा है, किसकी हेल्प लिया उसने? ब्लड की। फूड डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हो गया, किसकी हेल्प लिया सेल तक पहुंचाने के लिए? ब्लड की। देन हार्मोन सिक्रीट हुए, किसकी हेल्प से अपनी जगह पे पहुंचेंगे, टारगेट साइट पे पहुंचेंगे? ब्लड के। मेटाबॉलिक वेस्टेज हुए, किसकी हेल्प से बाहर जाएंगे? ब्लड के। तो ये हम आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, देयर इज कोऑर्डिनेटेड सिस्टम जो आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहा है। समझ में आया बेटा? तो ब्लड को आप यहाँ पे कैसे देख रहे हो? ब्लड को आपने कैसे देखा? ब्लड बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्शन बना रहा है, दैट्स व्हाई ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये समझ में आया क्या बच्चा? ऑर्गन सिस्टम्स अपने में वर्क कर रहे हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही मसल्स मूव कर रही हैं, मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, अब जहां जहां लिविंग सेल्स है बेटा सबको ऑक्सीजन और फूड तो चाहिए, तो सबके पास तक ब्लड की सप्लाई मेंटेन रहे। इज इट क्लियर? वाई और एन? जब ये सारी चीजें क्लियर है तो ये सब आप ऐसे मेरे बिना पढ़ाए भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। बात क्लैरिटी की है, सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी। As the blood flows for transportation of oxygen and carbon dioxide, food, hormones, waste material, muscle cells are involved in movement. So cells make a group called tissue. अब आप सिर्फ स्केलेटन सिस्टम से चल नहीं सकते हो, खड़े होके देखना,
अभी बैठे या बैठे बैठे जो भी जैसे है उस पोजीशन में अपनी पेन आप तब तक नहीं चला सकते हो जब तक वहां की मसल्स मूव नहीं करे। सिर्फ स्केलेटल सिस्टम मूव करेगा तो वो भूत हो जाएगा। लिविंग सिस्टम में स्केलेटल को मूव कराने के लिए मस्कुलर सिस्टम को मूव कराना पड़ेगा। यू कैन रिलेट मसल्स इज कोऑर्डिनेटेड विद स्केलेटन। ठीक है, तो वहां पे भी आप एक देख रहे हो। और फिर से वही बात है, उसको सारी कनेक्शंस के लिए, सारी एनर्जी के लिए, प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ब्लड सप्लाई दे रहा है। डिवीजन ऑफ लिवर हैज बीन मेड पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन। स्पेसिफिसिटी, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो और आप एक नर्स पे, एक वार्ड बॉय पे भी डिपेंडेंट रहोगे कि वो वहां पे सारी चीजें मेंटेन करके रखे। अदरवाइज आपके अकेले का बस का नहीं है कि आप वहाँ की टेक्निकल इश्यूज को भी देखें, वहाँ के बेसिक लेवल की भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखो, वैसा आप नहीं करोगे। आपके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू मेंटेन होगा और आप वहाँ पे जाके एक टीम के लीडर की तरह लीड करोगे और आप अपनी स्पेशलिटी का, स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाओगे और ऑपरेशन करके आप फ्लाइट पकड़ोगे, उड़ जाओगे। Paired by cells come to have a definite shape, size, structure and function. ये पहले लेक्चर में ही हो चुका है। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ सेल, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर लेती है और उसी तरीके से जब स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट हुए तो टिश्यू बन गया। नाउ डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। अ टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप of cells with similar structure organized to do a common function. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर। अब ये सब चीजें ऐसे लिखी होती है ना, इनका बहुत एक्सेप्शन है। सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? नर्वस सेल फंक्शन कर रही है, नर्वस सेल के पास ब्लड जा रहा है, ब्लड और नर्व सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया ना, होमोजेनस हेट्रोजेनस, वो ध्यान में रखना। ठीक है बच्चा, सिमिलर ओरिजिन के ग्रुप को आप टिश्यू बोलते हो। सिमिलर ओरिजिन मतलब अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सेल ए है, ये सेल बी है, तो ए सेल डिवाइड करके जो भी स्ट्रक्चर बनाएगी वो ए टिश्यू होगा। यहाँ पे A1, A2, A3 अप टू इंफिनिटी ले जाओ। क्लियर? जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कैसा होगा? ए से ओरिजिनेटेड है, बी से होगा तो B1, B2, B3। तो ये जो B1, B2, B3 का ओरिजिन है ना, दैट इज सिमिलर स्ट्रक्चर, यू कैन से सिमिलर ओरिजिन। बट ये आगे जाके B1 और B2 क्या एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं? एक जैसे हो जरूरी नहीं होता ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी से अब लाना शुरू कर दो बेटा। बुकिश नॉलेज और रियल कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। The term tissue was coined by Bycat, scientist है. The study of tissue with the help of microscope is called histology. Already explain है आपको, सीक्वेंस ध्यान में रखो। एक्सटर्नल देखते हो तो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल देखा तो एनाटॉमी, इंटरनल में माइक्रोस्कोप यूज कर दिया तो हिस्टोलॉजी। ठीक है, जब आप लीवर को देख रहे हो तो लीवर की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों हो जाती। लीवर को देखा आपने, लीवर का स्ट्रक्चर देखा आपने ऐसे, तो दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ लिवर। इसके इंटरनल पार्ट को देख रहे हो तो एनाटॉमी ऑफ लिवर। फिर यहाँ से कट लगा के आपने स्लाइड बना दिया, टूल्स में थोड़ा सा आया था ना स्लाइड बनाना, यहाँ पे आपने लीवर सेल की स्टडी कर दी, दैट इज हिस्टोलॉजी। तो एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एकदम क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू with the help of microscope is known as histology. Term histology coined by Mayer. एक मिनट एनोटेशन मत करो बेटा तुम लोग। और कैमरा किसी को ऑन है? कैमरा बंद करो। टर्म हिस्टोलॉजी was coined by Mayer. इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, अब टिश्यू है तो इम्पोर्टेंस, वैसे तो आपको इतना मैंने जनरल बता दिया कि आप रिलेट कर सकते हो, बट क्या होता है ना, थोड़ा सा लिख लेते हो तो चीजें सीक्वेंस में हो जाती। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज डिक्रीज।
एक सिंगल सेल पे सारी फंक्शन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। ऐसी तो बस घर में मम्मी लोग होती है जो सब कुछ डाल दो, सब कुछ करती रहेंगी, पूरी जिंदगी करती रहेंगी, क्लियर। लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी एज के साथ उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे, भाई वो भी इंसान है, थोड़ा तो कम ज्यादा होगा, चिड़चिड़ाहट भी देखी होगी लोगों ने। अगर वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर कर दो, आप अपनी चीजें यूज करके अपना स्टडी टेबल समेट के चले जाओ, तो आपकी मम्मी का वो वाला काम आपने कम कर दिया। तो सेम वे एक इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड डिक्रीज हो गया क्योंकि सेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करने लगी, टिश्यू को फॉर्म करके फंक्शन कर रही है। इज इट क्लियर? नाउ टिश्यू बिकम्स organized to form organs and organs into organ system. Is it clear? ये तो कई बार बात हो चुकी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑर्गन सिस्टम वाली बात हो गई। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज, ये भी बात मैडम ने बता दी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज हैव हायर सर्वाइवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। भाई जब सब कुछ इतना स्पेसिफिक हो गया, क्लियर, सब कुछ इतना स्पेसिफिक हो गया है तो उनकी सर्वाइवल रेट हाई हो जाएगा। बैक्टीरिया देखो नंबर में ज्यादा होते हैं, लाइफ स्पैन उनका ज्यादा नहीं है। ई कोलाई 20 मिनट में, एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, एग्जांपल दे देती हूँ मैं, 20 मिनट में मर के दोबारा दोबारा कह रही हूँ, मर के दो भाग में कन्वर्ट हो जाता, मरता नहीं है एक्चुअली, इमोर्टल होता है बैक्टीरिया, कोई भी मरते नहीं है बैक्टीरिया, इमोर्टल होते हैं। प्रोकैरियोट्स इमोर्टल होते हैं, ऑलवेज डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। तो प्लांट पेरेंट सेल चला गया डॉटर सेल में, ये प्रोसेस इमोर्टल होता है। तो अब यहाँ इनकी लाइफ कम है बेटा, लेकिन आप ऐसे बोलो कि एक ह्यूमन बॉर्न किया और वो 1 घंटे बाद विदाउट एनी मतलब कंडीशंस की बात नहीं कर रहे, उसके जनरल लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी खासी 60 इयर्स की एवरेज एज उसका है, वो जिएगा, करेगा काम, जाएगा। तो मीन्स आपको ये समझना है कि जो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट? फास्ट रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है ना? लिंक में हो ना तुम लोग? लिंक तो नहीं टूट रहा है कुछ? किसी को ऐसा लगता है ना कि मैडम बहुत बकवास करती है, तो बेटा ट्रस्ट में ये बकवास नहीं होती है, यही आपको आगे डॉक्टर बनाती है। ये जरूरी होती है ये सारी बकवास करना, वरना आप कंटिन्यू 1.5 2 2 घंटे पढ़ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा? वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। टिश्यू, टिश्यू को डिवाइडेड इनटू प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। और आप बताओ, एक फंगल टिश्यू और होना चाहिए। फंगस भी तो माइक्रो यूकैरियोटिक है, माइक्रोब्स हो सकता है बट यूकैरियोटिक है, वहां पे भी एक माइसीलियम टिश्यू बनता है। बस चलो अभी यहाँ बैक आते हैं, अपन बात करते हैं प्लांट की और एनिमल की, और एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहेगी अभी मैम, यहीं पे बात करेगी और सिर्फ इन्हीं की बात करेगी जो लिखा हुआ है, कसम खा। चलो यहाँ पे अभी कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। कितना टाइम हो गया? 8:55, 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबेंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। अब एक्स्ट्रा बात किए बिना कैसे होगा? चलो, लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड टिश्यू। आपको कुछ समझ में आता है? डेड टिश्यू, लिविंग टिश्यू। एक टिश्यू कभी ना कभी लिविंग रहा होगा, अगर वो डेड है तो भी वो कभी ना कभी लिविंग रहा होगा, क्योंकि वो डिवीजन से बना है। एक सिंगल सेल, बात नहीं करने का कहते हैं लेकिन समझाने के लिए बेटा बात करनी पड़े। एक सिंगल सेल के डिवीजन से ही ये, अगर जाइगोट, जाइगोट सबको समझ में आता होगा आई थिंक, गैमेट के फ्यूजन से स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। यहीं से आपका पूरा बरगद का पेड़, अगर आप बनियान ट्री देख रहे हो तो वो भी एक सिंगल सेल से बना हुआ है। अगर आप वेल मछली देख रहे हो, अब दोनों के जाइगोट अलग अलग होते हैं, क्लियर, वेल मछली देख रहे हो तो भी वो एक सिंगल सेल से, एलिफेंट देख रहे हो तो भी वो एक सिंगल सेल से, आप अपने को देख रहे हो तो आप भी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट हुए।
इट मीन्स कि सभी डेड टिश्यू कभी ना कभी लिविंग रहे होंगे, पहली लाइन में ये चीज समझने वाली है। बट बट एनिमल्स में जो डेड टिश्यू है, जैसे आप स्किन की अपर लेयर देखो, स्किन की अपर लेयर आप अपने नेल से, अपनी उंगली से थोड़ा सा उसको रब करके देखो, आपको वहां ब्लड निकलता हुआ नहीं दिखेगा, वो डेड है। क्लियर? आप अपने हेयर देखो, नेल्स देखो, दे आर डेड टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव में वर्क करते हैं, डेड है लेकिन हमने उनको अपने से अलग नहीं किया है। वो टिश्यू डेड है लेकिन अलग नहीं किया है, मतलब वो कुछ तो कर रहे हैं, तभी हम उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं, सिंपल सी चीज। ऐसा डेड टिश्यू का सपोर्टिव सिस्टम प्लांट में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसको खड़े रहने में हेल्प करते हैं। अब इन शॉर्ट, वुड वुड वर्ड सबने सुना होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज तक वुड को जैसे मैं बताने जा रही हूँ वो चीज कभी रिलेट की होगी। प्लांट में जो आप फर्नीचर बनाने के लिए वुड कट करके लाते हो, वो अगर मैं ये बनाऊं प्लांट, प्लांट का स्टेम का कट दिखा रही हूँ तुम्हें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इस प्लांट में इतना पोर्शन, ये जो मैंने अंदर मार्किंग कर दी, ये पोर्शन है डेड। डेड है बेटा, ये आपके लिए है, ये इस धरती के लिए है कि ले जाओ, मुझे जलाओ, फर्नीचर बनाओ, कुछ भी करो। लेकिन अपन इसको कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे तो ब्रांच है ना, लिविंग भी तो इसी पे प्रेजेंट है, लीव भी तो इसी पे प्रेजेंट है। आप ये काटोगे तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगी। इफ दे आर डेड हाउ दे ग्रो, आते हैं बेटा उसी पे। दे आर डेड हाउ दे ग्रो, ग्रो करने के बाद वो डेड किए हैं बेटा, एक्यूमुलेट हो गए। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे जो आपको समझना है कि ये कभी ना कभी लिविंग होगा और ये डेड में कन्वर्ट होता गया। तो आप एक छोटा सा पौधा लगाए प्लांट का, तो वो उसकी स्टेम डेड नहीं थी, लेकिन ये आगे जाके आपका बड़ा वाला अल्फांसो मैंगो ट्री बन चुका है। तो उसमें आप तोड़ोगे उसको, अगर आप कट करोगे तो इस तरीके से आपको डेड पोर्शन दिखेगा। अब ये उनके काम का है बेटा, यही से सारी सप्लाई जा रही है। वुड मीन्स जाइलम, वुड मीन्स सेकेंडरी जाइलम। लकड़ियां जितनी आप तोड़ रहे हो, जितनी आप काट रहे हो, अगर वो डेड हैं, डेड हैं तोड़ने के पहले, क्लियर, वो प्लांट में नेचुरली डेड है, तो वो हमेशा सेकेंडरी वुड होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा। तो इसी तरीके से बस आप इतना समझो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन है वो डेड है, डेड ने कवर कर रखा है ताकि वो खुद मेटाबॉलिज्म कम कर सके। दैट इज रिलेट, यू कैन रिलेट विद सेंट्रल वैक्यूल। जैसे एक सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल ने जगह ऑक्युपाई कर लिया था ताकि उसका प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन कम चले, वो खुद कम यूज करे, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर दे। उसी तरीके से प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, आप पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहां जाइलम ने, वहां पे वुड ने जगह स्पेस ले लिया है, और ये उन ट्री में होगा जहाँ पे वुड का फॉर्मेशन होता है। प्लांट टिश्यू जहाँ पे वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर? वुड वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताया मैंने। अब आप ये बोलोगे कि मेरे घर के बगल में पालक का पेड़ लगा है, पालक से वुड निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा ना, स्पिनैच में वुड नहीं होगा। तो आप बस ये समझो कि अगर डेड एंड सपोर्टिव टिश्यूज हैं तो मोर अबेंडेंट होंगे प्लांट में कंपेयर टू एनिमल। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, बिकॉज प्लांट कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस एनर्जी उनको बहुत कम से कम चाहिए, ठीक है, उनका बहुत लॉस नहीं हो रहा है। डेली उनका कुछ ऐसा, हम लोग का जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो सबके अंदर हो रहा है, ठीक है बेटा, बीपी सबने सुना होगा, ब्लड प्रेशर, तो उस ब्लड प्रेशर से हमारी डेली टिश्यू डैमेज भी होते हैं, आर्टरी की वॉल डैमेज होती है, वेन्स डैमेज होते हैं, और डेली उनका इंटरनल रिपेयर सिस्टम वर्क कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ जोक, ठीक है, रियल बात बता रही हूँ मैं आपको कि हमारा खुद का टिश्यू सिस्टम हम खुद ही डैमेज करते हैं। इवन ये जो आपका कोरोना है, ये कोरोना भी इतना लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि हमारा खुद का सिस्टम ही इसको बढ़ा रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम नाव देख रहा है ना ताव देख रहा है, इससे अंदर इतनी लड़ाई कर रहा है कि जो वो लंग्स की बाउंड्री है, लंग्स की वॉल है, उस पे ये जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे बाहुबली की सेना आ गई, और यहाँ पे वो कौन सा राक्षस जैसा था, मेरे को याद नहीं कैरेक्टर, समथिंग लाइक, चल इंद्र जी की सेना आ गई और ये कोई हिरण्यकश्यप की सेना आ गई, राक्षसों की सेना। अब ये इस पे फाइट करने में लगे पड़े भाई, इस धरती का भी तो कुछ हो रहा है, इस जमीन का भी तो कुछ हो रहा है, सेम चीज। ये फाइट करने में साइटोकाइन और कोरोना लग गए, तो हमारी वॉल को डैमेज कर रहे हैं, लंग्स को डैमेज कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब ये वाली प्रोसेस आपकी बहुत कम चल रही है, ये सारी चीजें बहुत इंटरेक्शंस, एनर्जी वाली चीजें कम चल रही है प्लांट में, तो ऑब्वियसली वहां पे टीयर
रिपेयर, ये सब फिनोमेना कंपेयर टू एनिमल्स कम है, होती यहाँ पे भी है लेकिन कंपेयर टू एनिमल्स कम है, तो उनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट एज मच एज एनिमल्स नीडेड नहीं है। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल एक वर्ड में, ज्यादा नहीं बोलूंगी यहाँ पे। डिविजिबल, जो सेल डिवाइड कर सकती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक। नॉन डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं कर सकती है वो होती है परमानेंट। तो आपने पूरे प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर दिया है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आप इसको फिर से रिलेट करो। एक प्लांट है, उसकी ब्रांच ग्रो कर रही है, उसकी टिप पे आप देखोगे हमेशा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है लेकिन ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, ये साइज में बढ़ सकता है, ग्रो करेगा, ये डिवाइड नहीं करता। बात करेंगे इन सब पे डिटेल में जब आएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, भाई पूरा प्लांट ही डिवाइड है 5 पार्ट में। लीफ पढ़ सकते हो तुम, स्टेम पढ़ सकते हो, फ्रूट पढ़ सकते हो, फ्लावर पढ़ सकते हो, रूट पढ़ सकते हो। इसके अलावा नई चीज आप इनके मॉडिफिकेशन से आ जाता है, टेंड्रिल आ जाता है, स्पाइन आ जाता है, थॉर्न आ जाता है, वॉट वो सब मॉडिफिकेशन है, लेकिन बेसिक रीजन तो यही है। अब एनिमल के अंदर हर एक सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम है, हर एक ऑर्गन सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है कंपैरेटिवली। वैसे तो अगर आप इसको प्रोकैरियोट से कंपेयर करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को समझो, लिखा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, दैट इज नॉट सो सिंपल, बट इट इज सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एनिमल ऑर्गेनाइजेशन। Organization is complex with the development of more specialized and localized organs and organ system. वही चीज मैंने बोला। Tissue organization is towards stationary habit. टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन मूवेबल नहीं है, क्लियर। जो ब्रांच बन गई वो ब्रांच बन गई, जो फ्लावर लग गया है फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा और अपना लाइफ मतलब वहां से डिटैच हो जाएगा। लेकिन ब्रांच रूट जहाँ पे वो पेड़ लगा है वो पेड़ वहीं पे लग जाएगा, इस तरीके का एक स्टेशनरी हैबिट दिखेगा। एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, भाई तुम यहाँ से एलिफेंट को उठाओ ले जाके मध्य प्रदेश में छोड़ो, एनिमल क्या कुछ कहने वाला है? सर्कस में उससे डांस करा लो, कुछ कह रहा है? तो उसने क्या, हाई मोबिलिटी को वो शो करता है, इसलिए हाई एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी। अगली लाइन ये लिखिए, प्लांट रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कॉजेस डेड टिश्यू। दोनों कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया बेटा, रिलेटेड है, रिलेट कर पा रहे हो, एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, एंड इसको बढ़िया से एक रीड कर लेना, और पहले जितना भी कवर हो चुका है बेटा सबकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। 3 पॉइंट तक हो गया, आज 4 पॉइंट कर लेना, क्लियर। उसमें एक सेक्शन है लेबोरेटरी बेसिस, एक्सपेरिमेंट बेसिस, उन क्वेश्चंस को भी जरूर रीड करना। कोई जरूरी नहीं है हम जितना दें उतना ही करें, लॉन्ग आंसर भी देखो, समझो। कल देखेंगे प्लांट टिश्यू, अब तक का चीज रिवाइज करोगे, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखोगे, जहाँ पे भी जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बेटा उसको बहुत अच्छे से समझोगे, थोड़ी थोड़ी अपनी भी पेंसिल चलाओ, लिखो। दिस इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आगे आप क्या करने वाले हो वो इस पे डिपेंडेंट हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक अ ब्रेक एंड ज्वाइन द मैथ्स लेक्चर। मैथ्स लेक्चर सब मन से कर रहे हो ना? बायो बायो जिनको आगे लेना है वो भी मन से मैथ्स कर रहे हो ना?